जय हिंद स्टूडेंट्स। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? क्या मेरी आवाज़ सभी को आ रही है? एम आई विजिबल टू एवरीवन? क्या मैं सभी को दिखाई दे रहा हूँ? जय हिंद एवरीवन। तो अपने टॉपिक को हम कल से जहाँ पे हमने छोड़ा था वहाँ से आज शुरू करेंगे। पहले तो हम डिक्लाइन के बारे में बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के। और दिल्ली सल्तनत के डिक्लाइन के बाद दिल्ली सल्तनत के कल्चर के बारे में हम बात करेंगे। तो कल हमने बात करी थी गयासुद्दीन तुगलक की। और आज और हमने ये भी देखा था कि गयासुद्दीन तुगलक की डेथ कैसे हुई थी। अब आज हम बात करेंगे उसके आगे मोहम्मद बिन तुगलक की, जो कि 1425 से लेके 1451 के बीच में रूल करता है। दिल्ली सल्तनत का बहुत ही सनकी सुल्तान इसको कहा जाता है। और ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसने बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स दिए थे जिन ऑर्डर्स के चलते दिल्ली सल्तनत को बहुत लॉस हुआ था। सुल्तान को भी पर्सनली बहुत लॉस हुआ था, उसकी पावर, उसकी इकोनॉमी और उसके प्रेस्टीज को। और इसीलिए तब से भारत के अंदर वो फ्रेज बहुत प्रचलित हो गई, तुगलकी फरमान। तो आइए देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसे कौन कौन से फरमान दिए थे जो कि तुगलकी फरमान कहे जाते थे। तो सबसे पहला फरमान इसका ये था, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। ये दौलताबाद जो था ना, ये वो पुराना टाउन था जिसको देवगिरी कहा जाता था। ये देवगिरी का ही वो टाउन था जो यादव्स की कैपिटल हुआ करती थी। बाद में जब तुगलक्स ने अपना एक्सपेंशन डेक्कन की तरफ किया था, तो इस एक्सपेंशन के बाद में इस देवगिरी को उन्होंने बसाया था डेक्कन की कैपिटल के तौर पे। और डेक्कन की कैपिटल के तौर पे जो दिल्ली को जो इस शहर को बसाया था, इसको नाम दिया था देवगिरी से बदल के दौलताबाद। और ये दौलताबाद नाम इसके साथ इसीलिए जुड़ा हुआ था क्योंकि यहाँ से बहुत सारी दौलत मिली थी। जब इसका कॉन्क्वेस्ट हुआ था तो बहुत सारी वेल्थ यहाँ से मिली थी, इसीलिए इसको दौलताबाद नाम दिया गया था। अब ये जो ऑर्डर है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, इसको हम तुगलकी फरमान की कैटेगरी में क्यों डाल रहे हैं? दरअसल ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है इंडिया की हिस्ट्री में कि कोई कैपिटल का ट्रांसफर हो रहा है। इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि मगध की हिस्ट्री में राजगिरी से कैपिटल ट्रांसफर होके पाटलिपुत्र होती है। बाद में पाटलिपुत्र से पावर सेंटर ऑफ पावर शिफ्ट होके कन्नौज की तरफ जाता है। फिर हम देखते हैं कि कन्नौज के बाद में मोहम्मद गौरी की विक्ट्री के बाद लाहौर में कुछ वक्त तक कैपिटल रहती है। फिर इल्तुतमिश लाहौर से कैपिटल ट्रांसफर करके दिल्ली की तरफ लेके आता है। और अब दिल्ली से दौलताबाद कैपिटल हो रही थी, और आने वाले वक्त में भी हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने कैलकटा को अपनी कैपिटल बनाया था। और फिर 1911 में कैलकटा से कैपिटल ट्रांसफर करके दिल्ली लेके आए थे। तो इंडिया की हिस्ट्री में ये पहली बार नहीं हो रहा था जबकि कैपिटल का ट्रांसफर हो रहा था। इससे पहले कई बार कैपिटल का ट्रांसफर हो चुका था। लेकिन इस कैपिटल ट्रांसफर में ऐसी क्या खास बात थी जो कि इसको हम तुगलकी फरमान बोल देते हैं? अब देखें जरा क्या हो रहा था। सबसे पहली चीज, सुल्तान ने ये बात कही थी कि दिल्ली से कैपिटल ट्रांसफर होकर दौलताबाद होगी। इसकी कोई खास वजह नहीं थी। जो रीजन दिया जाता है कि दिल्ली से कैपिटल ट्रांसफर करके दौलताबाद की तरफ क्यों की जा रही थी, तो उसका एक्सप्लेनेशन ये होता है कि सुल्तान को ऐसा लगता है कि भाई एक एम्पायर सल्तनत अब डेक्कन की तरफ एक्सपैंड कर रही है। और डेक्कन में अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कंसोलिडेट करने के लिए एक ऐसा टाउन हमको चाहिए जहां पर हम वहां से गवर्निंग शुरू करें, यानी कि कैपिटल को डेक्कन की तरफ ट्रांसफर कर दें। उम्मीद है कि ऐसा करने से डेक्कन के अंदर पॉलिटिकल कंसोलिडेशन होगा। और यही वजह थी कि इस कैपिटल को ट्रांसफर किया गया था। अब यहाँ पे कुछ भी अनयूजुअल बात नहीं थी। अनयूजुअल बात यहाँ पे राइज हो जाती है जब सुल्तान ये कहता है कि भाई दिल्ली के सभी बाशिंदों को दौलताबाद चलना पड़ेगा क्योंकि उनके बिना राजधानी राजधानी नहीं हो सकती। और ये मैसिव माइग्रेशन सुल्तान के ऑर्डर्स से अनविलिंगली कॉमन लोगों ने शुरू किया। दिल्ली से दौलताबाद माइग्रेशन होता है सरकारी खर्चे पे। और ये माइग्रेशन कोई आसान माइग्रेशन नहीं था।
इस माइग्रेशन के अंदर हम देखते हैं कि दिल्ली से बहुत बड़ी आबादी जब दौलताबाद की तरफ जाती है तो उनको तरह तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है रास्ते के अंदर। बहुत बड़े कारवान चलते हैं और इन कारवानों के ऊपर रास्ते में बहुत हमले होते हैं, लूटपाट होती है लुटेरों की, डाकुओं की। सांप बिच्छू जैसे छोटे छोटे जीव बहुत परेशान करते हैं लोगों को कैंप्स में। मच्छर परेशान करते हैं लोगों को कैंप्स में। कई लोग बीमार पड़ जाते, कई लोग सरवाइव नहीं कर पाते हैं इस लॉन्ग जर्नी को। और बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी उठाने के बाद में सिविलियंस ल- पहुंचते हैं दौलताबाद। तो बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी होती है और बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी के बाद दौलताबाद वो लोग पहुंचते हैं। तो नुकसान तो यहीं से शुरू हो गया था। लगभग 1.5 साल तक दौलताबाद के अंदर अपनी राजधानी रखने के बाद सुल्तान को ये रियलाइज़ होता है कि दिल्ली से दौलताबाद कैपिटल शिफ्ट करना एक टैक्टिकल एरर था। और वो टैक्टिकल एरर इसीलिए मानते हैं क्योंकि दिल्ली सल्तनत को ज़्यादा खतरा नॉर्थ की तरफ से था, मंगोलों की तरफ से था। और यही वजह है कि सुल्तान को 1-1.5 साल बाद इनसिक्योरिटी फील होती है कि यार अगर हम दौलताबाद में बैठे रह गए तो कहीं ऐसा ना हो कि मंगोल या सेंट्रल एशिया की कोई दूसरी पावर आके दिल्ली को जीत ले और नॉर्दर्न इंडिया हमारे हाथ से निकल जाए। और इसीलिए सुल्तान ये डिसीजन लेते हैं कि कैपिटल को रीट्रांसफर किया जाएगा अब दिल्ली। दौलताबाद का डिसीजन सही नहीं था। अब दौलताबाद कैपिटल ट्रांसफर करने का डिसीजन सही नहीं था, ये तो लोग शुरू से ही बोल रहे थे कि ज़रूरत नहीं है। लेकिन सुल्तान को 1.5 साल बाद समझ में आया और सुल्तान ने कहा कि अब कैपिटल को रीट्रांसफर करेंगे दिल्ली। अब जब ये रीट्रांसफर होता है कैपिटल का तो फिर वही जंगल, वही नदी, वही पहाड़, वही मच्छर, वही मक्खी, वही सांप, वही बिच्छू, वही चोर, वही लुटेरे दोबारा कैजुअलिटीज कॉज करते हैं सिविलियंस को और दूसरे लोगों को जो माइग्रेट कर रहे थे। एज ए रिजल्ट ऑफ विच डबल कैजुअलिटीज हो जाती है। पैसे का भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। पावर तो सुल्तान की बनी रहती है लेकिन प्रेस्टीज सुल्तान का यहाँ पे बहुत कमज़ोर होता है। लोगों की नज़र में मोहम्मद बिन तुगलक उतर जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक जिसका ओरिजिनल नाम जौना खान था, वो लोगों की नज़र से उतर जाता है कि ये कैसा आदेश दिया सुल्तान ने, ये कैसा ऑर्डर्स दिए सुल्तान ने। और अगर कैपिटल ट्रांसफ़र कर दी थी तो फिर रीट्रांसफ़र करने की क्या ज़रूरत थी। तो यहाँ पे क्या होता है, सुल्तान की प्रेस्टीज बहुत नुकसान में हो जाती है। अच्छा, ये सब इस चीज़ के बावजूद कि ये जो सुल्तान था जिसको हम मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं, ये दिल्ली सल्तनत के सारे सुल्तानों में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान था। जिसको आज हम बोलते हैं ना किसी के पास बहुत सारी डिग्रीज होती है, वैसा आदमी था ये। इसको बहुत सारे साइंस और बहुत सारे आर्ट्स का नॉलेज था। एज अ वॉरियर इंडिविजुअली भी ये बहुत अच्छा था। एक नर्म दिल रूलर भी था रिलेटिवली ये। एक कैसा रूलर था, बेनोवलेंट रूलर था। थोड़ा सा खास तौर पे हिंदुओं के प्रति जो था ये एक उदार रवैया रखता था। इस सब के बावजूद इसकी प्रेस्टीज बहुत खराब होती है इस कैपिटल के ट्रांसफर और री की वजह से। तो ये पहला पॉइंट है ना, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। तो इसको हम ऐसा लिख देते, ट्रांसफर एंड रीट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद और फिर दौलताबाद से वापस दिल्ली। पैसा भी खर्चा हुआ, नाम भी खराब हुआ। अब सुल्तान कुछ और भी ऐसे रिफॉर्म्स या कुछ और भी ऐसे मेजर्स लेता है जिसके चलते कि उसका पावर, प्रेस्टीज और इकोनॉमी खत्म होते हैं। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत लूटपाट करी, बहुत सारे इलाकों को जीता और बहुत सारे इलाकों को जीत के बहुत सारी वेल्थ इकट्ठी करी, दिल्ली के खजाने को भर दिया था। अब दिल्ली का खजाना लुटवाने की बारी थी और ये जिम्मेदारी ली थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इसी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए मोहम्मद बिन तुगलक एक और ऐसा प्रोग्राम इशू करते हैं जो कि हम देखते हैं कि कैसे डिजास्टर्स होता है उनके लिए। और वो था इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। अब ये जो टोकन करेंसी थी इसको हिंदी में कहते हैं सांकेतिक मुद्रा। जैसे टोकन करेंसी हम आज बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। बहुत सारी आपने इकोनॉमिक्स में करेंसीज पढ़ी होगी जो एक्चुअली करेंसी नहीं होती लेकिन करेंसी को रिप्रेजेंट करती है। या फिर आप किसी शॉप पे कुछ सामान खरीदने के लिए जाते तो आपको टोकन दिया जाता है, या आप काउंटर पे 10 रुपये पे करते हैं,
वो आपको 10 रुपए के बराबर का टोकन दे देते जो प्लास्टिक का बना हुआ होता है। उस प्लास्टिक के टोकन की कोई वैल्यू नहीं होती 10 रुपए की, लेकिन वो इट स्टैंड्स फॉर 10 रुपीज़ इन दैट शॉप, जिससे कि आप 10 रुपए का कुछ भी वहाँ खरीद सकते हो। तो इसी तरह से इन्होंने क्या किया, इन्होंने टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस करी। इन्होंने तांबे के सिक्के इशू करना शुरू किए, चमड़े के सिक्के इशू करना शुरू किए। अच्छा, इसकी वजह क्या थी, ये थॉट कैसे आया इनके दिमाग में? एक तो कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन चाइना से इनको मिली थी। चाइना के अंदर पेपर करेंसी इशू होनी शुरू हो गई थी, जो कि एक तरह से टोकन करेंसी हुआ करती थी, जहाँ पे गोल्ड या सिल्वर जैसी कीमती धातुओं के सिक्के नहीं बने हुए होते थे, पेपर करेंसी होती थी। तो एक इंस्पिरेशन तो वहां से था, और वो बहुत सक्सेसफुल हुई थी चाइना के अंदर। और दूसरा इंस्पिरेशन इनको मिला था अपने खजाने को भरने के लिए, क्योंकि इनको ट्रांसफर ऑफ कैपिटल में बहुत लॉस हुआ था। अब ये उस लॉस की भरपाई करना चाहते थे। उस लॉस की भरपाई के प्रोसेस में इन्होंने ये कहा कि भाई जो चांदी के सिक्के हैं ना, उनको रिप्लेस कर देंगे तांबे के सिक्के। तो तांबे की अपनी खुद की इतनी वैल्यू नहीं है जितने की चांदी के सिक्के की वैल्यू होती, लेकिन दैट कॉपर कॉइन विल स्टैंड फॉर द सिल्वर कॉइन। अब जो सिक्के जारी होंगे वो किसके थ्रू जारी होंगे? वो सरकार करेगी, सरकार इशू करेगी। सरकार के टकसालों में चांदी के ये तांबे के सिक्के ढलेंगे, और ये तांबे के सिक्कों से अब व्यापार चलेगा। तो तांबे के सिक्कों को हासिल करने के लिए लोग किसके पास आएंगे? सरकार के पास आएंगे। अब लोगों को तांबे के सिक्के हासिल करने के लिए उन तांबे के सिक्कों के बराबर की वैल्यू की चांदी देनी पड़ेगी, डिपॉजिट करनी पड़ेगी। सपोज 10,000 रुपए के सिक्के मुझे चाहिए, तो 10,000 रुपए की वैल्यू के बराबर की चांदी मुझे सरकार को देनी होगी। तो सरकार मुझे उस 10,000 की चांदी के वैल्यू के बराबर के तांबे के सिक्के दे देगी। अब इससे क्या होगा? सुल्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से खजाने में चांदी बढ़ती जाएगी। तो हम कहते हैं ना, चांदी ही चांदी हो जाएगी। तो सुल्तान ने सोचा चांदी ही चांदी हो जाएगी, लोग आएंगे सिक्के लेने के लिए और डिपॉजिट करेंगे चांदी। इस तरह हमारे खजाने में चांदी की भरपाई हो जाएगी, और मार्केट तांबे के सिक्कों से चलता रहेगा। बड़ी अच्छी बात थी, कोई दिक्कत नहीं थी इसके अंदर। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो गई कि जो तांबा था ना, कॉपर, वो बहुत ही इजीली अवेलेबल मटेरियल था, वो बहुत ही इजीली अवेलेबल मेटल था, और लोगों ने उसको जुगाड़ कर लिया। और दिल्ली के लोगों ने बहुत ही स्मार्टली और स्किलफुली हू बहू सरकारी सिक्के जैसे सिक्के ढालने शुरू कर दिए। अब होना ये लग गया कि मार्केट उस तांबों के सिक्कों से चल रहा था जो जाली थे, लेकिन हू बहू वैसे ही दिखते थे जैसे कि सरकार ने इशू किए थे मोहम्मद बिन तुगलक की। तो तुगलक ने ये देखा कि यार, खजाने में चांदी तो आ नहीं रही है, मार्केट तांबे के सिक्कों से भरा हुआ है और मार्केट बढ़िया चल रहा है, तो ये तो उल्टा नुकसान हो गया हमको, क्योंकि तांबे के सिक्के ढालने में भी कुछ खर्चा तो आया होगा, और चांदी आ नहीं रही है खजाने में। अब चांदी क्यों नहीं आ रही थी खजाने में? क्योंकि लोगों ने अपने घरों में टकसालें खोल ली, कई घरों में टकसालें खुल गई, और वहां से लोग सिक्के यूज करने लग गए मार्केट में ट्रेड करने के लिए। तो मार्केट में ट्रेड भी चलता रहा और खजाने में चांदी भी नहीं आई। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच सुल्तान को कुछ वक्त के बाद में ये टोकन करेंसी का प्रोग्राम भी बंद करना पड़ा, क्योंकि उससे अब फायदा तो कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि चांदी आ नहीं रही थी। प्रॉब्लम ये थी मोहम्मद बिन तुगलक के साथ में यहाँ पे, कि वो दिल्ली के लोगों को जाली सिक्के छापने से रोक नहीं पाया। अगर वो दिल्ली के लोगों को जाली सिक्के छापने से रोक पाता तो ये बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर हिम वो ऐसा नहीं कर पाया। और इसकी वजह से पहले तो उसको बहुत लॉस हुआ इकोनॉमिकली, और दूसरा कि उसको ये प्रोग्राम बंद करना पड़ा, जिससे उसकी प्रेस्टीज में भी बहुत ज़्यादा लॉस होता है। अब प्रेस्टीज में भी लॉस हो गया, इकोनॉमिकली भी लॉस हो गया। तब इसने अपना अगला प्रोग्राम शुरू किया, और वो जो अगला प्रोग्राम था वो था हेवी टैक्सेशन इन दोआब रीजन। ये जो दोआब का इलाका है, दो यानी कि दो, दो यानी कि टू, आब यानी कि नदी यानी कि पानी। तो पर्शियन वर्ड दोआब का मतलब होता है दो नदियों का इलाका। ये दो नदियों का इलाका प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश का इलाका था, जहाँ गंगा और यमुना जैसी दो बड़ी नदियां बहा करती थी, और इन्हीं नदियों के आसपास खेतीबाड़ी बहुत अच्छी होती थी। इसीलिए सुल्तान ने तय किया कि भाई इस इलाके में टैक्सेशन बढ़ा दिया जाएगा, और इससे हमको भरपाई हो जाएगी जो खजाने में लॉस हुआ है उसकी। तो अगेन प्लान कोई बुरा नहीं था, रैशनल प्लान था, सोच समझ के बनाया गया था। लेकिन
सुल्तान ने ये नहीं सोचा था कि इस प्लान के कुछ रिpercussions भी हो सकते हैं, रिएक्शन भी आएगा लोगों की तरफ से। भाई दोआब के लोगों ने बोला कि भाई हमने क्या बिगाड़ा है, इसमें हमारी क्या गलती कि हमारे इलाके में ज़्यादा अच्छी खेती होती, क्यों हमारे ऊपर ज़्यादा टैक्स इम्पोज किया जा रहा है। और इसी के चलते दोआब के जो गवर्नर्स थे, इक्तादार थे, वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने रेबेलियन कर दिया दिल्ली सल्तनत के अगेंस्ट, सुल्तान के अगेंस्ट। तो अब इसका नतीजा ये हुआ कि जो दोआब से हैवी टैक्सेशन मिलने की उम्मीद थी कि भाई ज़्यादा टैक्स यहाँ से मिलेगा तो नुकसान की भरपाई हम कर लेंगे, वो नुकसान की भरपाई तो हो नहीं पाई। उल्टा जो रेगुलर टैक्स आया करता था दोआब से, जितने वक्त तक ये रेबेलियन रहा, दोआब से वो रेगुलर टैक्स आना भी बंद हो गया, तो और नुकसान हो गया। और इसीलिए कुछ वक्त के बाद में सुल्तान को ये प्रोग्राम भी बंद करना पड़ा। लेकिन सुल्तान प्रोग्राम्स का बहुत शौकीन था और सुल्तान ने अगला प्रोग्राम लॉन्च किया। और ये अगला जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम है खुरासान एक्सपेडिशन। ये जो खुरासान है ना, ये अफगानिस्तान और ईरान की बॉर्डर का इलाका है। प्रेजेंट डे जो अफगानिस्तान और ईरान के बॉर्डर के इलाके हैं, जहाँ पे अफगानिस्तान वेस्ट में ख़त्म होता है और ईरान का ईस्टर्न इलाका शुरू होता है, इसी इलाके को मिडाइवल टाइम्स में खुरासान कहा जाता था। दरअसल हुआ ये था कि उस इलाके में, यानी कि खुरासान के इलाके में, कुछ पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस हुए थे। और उस पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस के चलते वहाँ के कुछ नोबल मैन दिल्ली सल्तनत के अंदर शेल्टर लेके आते हैं, उनको प्रशय मिल जाता है यहाँ पे। और ये खुरासानी नोबल मैन लगातार मोहम्मद बिन तुगलक को प्रोवोक करते रहते थे कि सुल्तान, आप ये सब छोड़ो और आप खुरासान में एक्सपेडिशन करो, आप वहाँ पे जीत सकते हो, उसके लिए आपको एक बड़ी आर्मी चाहिए रहेगी। तो सुल्तान ने एक आर्मी रेज करना शुरू, सुल्तान को ये बात जम गई। सुल्तान ने बोला कि अगर मैंने खुरासान एक्सपेडिशन कर लिया और खुरासान के इलाकों को जीत लिया तो मेरे सारे पाप धुल जाएंगे। और वो फोकस्ड होके उस काम की तरफ वर्क करने लग गया। अब इस प्रोसेस में उसने एक आर्मी रेज करना, मतलब ऑलरेडी उसके पास एक बड़ी आर्मी थी, लेकिन उसने उस आर्मी का साइज और बढ़ाना शुरू कर दिया, नए रिक्रूटमेंट्स करने शुरू कर दिए। अब लगातार और बड़ी तेजी से जो नए रिक्रूटमेंट्स होने लग गए आर्मी के अंदर, तो इसका रिजल्ट ये आया, इसका नतीजा ये होता है कि जो इंडियन नोबलमैन होते हैं, वो इंडियन नोबलमैन आके मोहम्मद बिन तुगलक को बताते हैं कि सुल्तान, दरअसल बात यह है कि जिस तरह से आप रिक्रूटमेंट कर रहे हो और बड़ी आर्मी बढ़ा रहे हो, आप साइज बढ़ा रहे हो आर्मी का, तो अब ये जो नए रिक्रूट्स हैं इनको सैलरी भी देनी पड़ रही। और ये सैलरी कहाँ से जा रही है? खजाने से जा रही है सैलरी। तो अभी हमारे खजाने पे ऑलरेडी बहुत दबाव है और ये बड़ी फौज बना के खजाने के ऊपर दबाव को आप बहुत बढ़ा रहे हो। अगर हम खुरासान जीत भी जाते हैं तो वहां से मिलेगा क्या हमको? वो इलाके कोई बहुत हाई रेवेन्यू यील्डिंग इलाके थोड़ी है। तो सुल्तान, हमारी बात मानो और ये जो आर्मी बढ़ाने का जो आपने शिगुफा छिड़ा है इसको ख़त्म करो, नहीं तो आर्मी और खुरासान ये सब बात की बातें हैं, खजाना अभी खाली हो जाएगा सैलरीज दे दे के। सुल्तान को ये बात समझ में आई जब उन्होंने बही खाते देखे होंगे। तो फिर सुल्तान ने अपने इस खुरासान एक्सपीडिशन के प्लान को भी अबैंडन कर दिया, इसको भी ख़त्म कर दिया। और इससे अब क्या हुआ कि भाई इसको ख़त्म तो कर दिया, लेकिन जितनी आर्मी रिक्रूट करी थी और जितने समय तक वो लोग रिक्रूटेड रहे थे, उनको उस समय तक तो सैलरी देनी पड़ी थी। और बाद में इनको डिसबैंड कर दिया, तो यार वो तो कुछ काम के ही नहीं रहे। आपने किसी को बुलाया, 2 4 6 महीने की उसको सैलरी दी और उसको बोल दिया थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, अब आप वापस अपने घर जा सकते हो। तो आपने उसको पैसा भी दिया, आपका खजाना भी खाली हुआ, और वो जिसको आपने रिक्रूट किया था वो आपके किसी काम में भी नहीं आया। ऊपर से उसकी नज़र में आप बुरे भी बन गए क्योंकि आपने उसको नौकरी से निकाल दिया। तो ये जो प्लान था, इसमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ सुल्तान को। न खुरासान मिला, न वो सैनिकों की बड़ी आर्मी बन पाई, ऊपर से सैलरी अलग लग गई जितने दिन तक ये सैनिक कायम रहे। और रिक्रूटमेंट से डिसबैंड करने के बाद इन सैनिकों की नज़र में सुल्तान और उतर गया, लोगों की नज़र में सुल्तान और उतर गया। और इसी के साथ सुल्तान की डेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई। ऐसे में सुल्तान ने एक और प्रोग्राम लॉन्च किया, और इस बार अगला प्रोग्राम था कराचिल एक्सपेडिशन।
कराचिल एक्सपेडिशन। तो ये था कॉन्क्वेस्ट ऑफ हिमालय एंड तिब्बत। सुल्तान ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अब हम हिमालय को कॉन्कर करेंगे। हिमालय के इलाके ऐसे इलाके थे जो अब तक किसी ने कॉन्कर नहीं किए थे। कई सल्तनत कायम हुई थी और उससे पहले कई हिंदू राज्य भी उत्तर भारत में थे, लेकिन जनरली हिमालय के इलाकों, मैदान की कोई भी फौजें हिमालय के इलाकों को कॉन्कर नहीं कर पाती थी। उसकी बहुत सारी अलग अलग वजह थी। लेकिन सुल्तान ने बोला कि नहीं, अब हम ये चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि हिमालयन इलाकों के अंदर कोई बहुत बड़ी बड़ी आर्मीज नहीं है जिनको डिफीट करने के लिए हमें कोई बहुत बड़ी और नई आर्मी रेज करनी पड़ेगी। हमें सिर्फ एक्सपीडिशन करना है, और वो एक्सपीडिशन अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हम हिमालय के दर्रों को पार करते हुए तिब्बत की तरफ आगे बढ़ेंगे और अपने एम्पायर को तिब्बत की तरफ आगे फैलाएंगे। तो ये कराचिल एक्सपीडिशन होता है, और इस कराचिल एक्सपीडिशन को सुल्तान उस समय वापस भी नहीं लेता है। इसकी फौजें जाती है हिमालयन इलाकों के अंदर एक्सपीडिशन करने के लिए। लेकिन ये जो हिमालयन इलाकों के अंदर एक्सपीडिशन होता है, ये बहुत ही डिजास्टर्स साबित होता है मोहम्मद बिन तुगलक के लिए, दिल्ली के लिए। और ये डिजास्टर्स इसीलिए साबित होता है क्योंकि हिमालय के अंदर दिल्ली की फौजें लड़ नहीं पाती है। पहाड़ी इलाकों के अंदर लड़ने के लिए ख़ास तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, ख़ास तरह के एडाप्टेशन एक्लिमेटाइजेशन की ज़रूरत होती है, जो दिल्ली की फ़ौजों ने बिल्कुल भी समझा नहीं था। दिल्ली की फौजें भारी भरकम फौज हुआ करती थी, जो कि मैदानी इलाकों में लड़ने के लिए ट्रेंड होती थी। भारी भरकम हथियारों से सुसज्जित और भारी भरकम गिरह बख्तर पहनने वाली दिल्ली की ये फौजें, अरबी घोड़ों के ऊपर दौड़ने वाली ये फौजें हिमालय के अंदर जाकर फेल हो जाती हैं। हिमालयन ट्राइब्स आज के उत्तराखंड से लेके आज के हिमाचल प्रदेश तक के इलाके में बहुत ही मजबूती से और बहुत बहादुरी से दिल्ली की इन फौजों का मुकाबला करती है और उनको डिफीट करती है, क्योंकि हिमालयन ट्राइब्स के पास भले ही वेपन्स इन्फीरियर रहे हो, न्यूमेरिकल इन्फीरियोरिटी रही हो, लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है पहाड़ों में लड़ने के लिए, वो होती है उन पहाड़ों के हिसाब से अपने शरीर और दिमाग का ढला हुआ होना। और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग ऑब्वियसली उस एनवायरनमेंट में कहीं बेहतर ढले हुए थे इस दिल्ली की फौज के मुकाबले। इसलिए दिल्ली की फौज को पहले तो बहुत लॉस हुआ। दूसरा, कि जब दिल्ली की फौजों ने पहला एक्सपेडिशन फेल होने के बाद दूसरे एक्सपेडिशन की तैयारियां करी, तो जब ये दिल्ली की फौजें कैंप लगा के पहाड़ के तलहटी के इलाकों में बैठी हुई थी, तब वहां पर बाढ़ आ गई। और जब वहां पे बाढ़ आई तो उस बाढ़ के अंदर कैंप के कैंप बह गए दिल्ली की फौज के। एज ए रिजल्ट ऑफ विच ये एक्सपेडिशन को सुल्तान को वापस नहीं लेना पड़ा। यह एक्सपेडिशन बुरी तरह से फेल हुआ। कहते हैं कि सुल्तान की हजारों की सेना गई थी वहां पे मुकाबला करने के लिए, और लौट कर जो आए थे लोग उंगलियों पर गिना जा सकता था उनको, इतने कम लौट के आए थे। मतलब आप समझ सकते हो कि कराचिल एक्सपेडिशन मिलिट्री डिजास्टर था सुल्तान के लिए, एक बहुत बड़ा मिलिट्री डिजास्टर, हिमालय की ट्राइब्स को और हिमालय के इलाकों को जीतने का। आसान नहीं होता हिमालय के इलाकों में लड़ाई करना। आज भी जब भारतीय सेना इन पहाड़ों के अंदर लड़ाई करती, तो उसके लिए भारतीय सेना ने अपनी खास माउंटेन डिविजन्स को ट्रेन किया हुआ। 1962 की जब हमारी चाइना से लड़ाई हुई थी, उस चाइना से लड़ाई में हमको नुकसान हुआ था, और उस नुकसान के बाद से ही हमारे स्ट्रेटजिस्ट्स ने ये समझ लिया था कि भाई पहाड़ों में लड़ने के लिए अलग स्किल चाहिए, अलग गियर्स चाहिए, अलग इक्विपमेंट्स चाहिए, खास तरह के कपड़े चाहिए। और इसीलिए इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 1962 के बाद इंडियन आर्मी ने कई माउंटेन डिविजन्स को रेज किया था, जो कि पहाड़ों में लड़ने के लिए खास तौर पे ट्रेन किए जाते थे। और उसके बाद आप देखिए जितनी भी लड़ाइयाँ हमारी हुई, पहाड़ों की लड़ाई में आज भारतीय सेना दुनिया में सबसे अव्वल है। इनफैक्ट पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी आर्मीज, चाहे अमेरिकन्स हो या रशियंस हो या फिर इसराइल हो या कोई सा भी और दूसरा बड़ा देश हो, पहाड़ों में कैसे लड़ा जाता है इसकी ट्रेनिंग लेने के लिए भारतीय सेना के पास आते हैं। और देखिए इंडियन आर्मी के पास आज की तारीख में सियाचिन में लड़ने का एक्सपीरियंस है, और ना सिर्फ सियाचिन में लड़ने का एक्सपीरियंस है बल्कि सियाचिन में लड़के जीतने का भी एक्सपीरियंस है।
सियाचिन में लड़ने का एक्सपीरियंस तो पाकिस्तान को भी है, लेकिन उसको सियाचिन में लड़के हारने का एक्सपीरियंस मिला, हमको जीतने का एक्सपीरियंस मिला। और इसीलिए पूरी दुनिया आज पहाड़ों की लड़ाई की जब ट्रेनिंग की बात होती है तो भारतीय सेना से बेहतर कोई भी नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोहम्मद बिन तुगलक ने इस सब बारे में इतना नहीं सोचा था, और इसीलिए हम देखते हैं कि उसका कराची एक्सपेडिशन जो है बुरी तरह से फेल हो गया। सचिन यादव लिख रहे हैं रेजांगला की लड़ाई के बारे में, बिल्कुल सही बात आपने बोली। रेजांगला की लड़ाई जो है पूरी दुनिया की मिलिट्री हिस्ट्री, पूरी दुनिया की मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई जाने वाली एक लड़ाई है, जहाँ पर हमारी कुमाऊं रेजिमेंट की एक कंपनी ने चाइना के एक बहुत बड़े इनकर्जन का मुकाबला किया था और एंड तक किला लड़ाया था। तो सभी जानते हैं उस लड़ाई के बारे में। बिल्कुल सही बात है। और ये तो तब की बात है, रेजांगला की लड़ाई तो तब की बात है जब माउंटेन डिविजन्स और ख़ास जो ट्रेनिंग मिलना चाहिए वो मिली भी नहीं थी भारतीय सेना को। उसके बावजूद उन्होंने इतने बेहतरीन मुकाबला किया था। उसके बाद से तो बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग हासिल हो चुकी है हमको पहाड़ों में लड़ने की। कारगिल का वॉर आप सभी जानते हैं कि कारगिल के वॉर में, देखो कारगिल के वॉर में क्या हुआ था कि जो दुश्मन था ना, हमारी गवर्नमेंट ने साफ तौर पे बोल दिया था कि भाई जो पोजीशंस दुश्मन ने कैप्चर करके रखी पहाड़ों के ऊपर, तो हमको लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके पीछे से अटैक नहीं करना है, क्योंकि हम एलओसी पार नहीं करेंगे। हमको अपने एलओसी के अपने दायरे में रहते हुए लड़ाई करनी। तो हमारी आर्मी के सामने बहुत बड़ा चैलेंज हो गया था कि भाई हमको सीधा हमला करना दुश्मन के ऊपर, और दुश्मन इतनी ऊंचाई पे बैठा हुआ था कि उसको कॉन्कर करना बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर भी आप सभी लोग जानते हैं कि हमने ये काम कर दिया। 2 महीने के अंदर अंदर भारतीय सेना ने सारी चोटियों को दोबारा कब्जा कर लिया, वेल एंट्रेंच्ड एनिमी को डिफीट करके। तो यही सारी चीज़ें जो मैं बता रहा था आपको कि माउंटेन डिविजन्स और ख़ास तरह की ट्रेनिंग के बाद क्या होता है। लेकिन उस तरह की ट्रेनिंग के बगैर पहाड़ों में जीतना बहुत मुश्किल होता है, और मोहम्मद बिन तुगलक को इस बात का नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक किसी से नहीं डरता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बोला मैं एक और प्लान बनाऊंगा उन चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए जो कि ख़राब हो गई है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो अगला प्लान बनाया, उस अगले प्लान को बोलते हैं कल्टीवेशन। कल्टीवेशन ऑन बैरन लैंड्स। सुल्तान ने कहा कि भाई ऐसा क्या तरीका हो सकता है जिससे कि अपनी आमदनी यानी कि टैक्स को बढ़ा लिया जाए लेकिन लोगों के ऊपर दबाव नहीं आए। तो सुल्तान को किसी ने सुझाव दिया होगा कि सुल्तान, हमारी ऐसी बहुत सारी ज़मीनें हैं जिनमें खेती नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस ज़मीन में खेती हो नहीं सकती। वो ज़मीन में खेती नहीं होती क्योंकि या तो वहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, या फिर उस ज़मीन के अंदर जो सही फर्टिलाइजर्स वगैरह चाहिए वो नहीं मिल पाते। और ऐसे में अगर हम किसी तरह से उन ज़मीनों के अंदर फर्टिलाइजर्स या इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दें तो वहाँ भी खेती हो सकती। तो इस तरह हमारी खेती, हम किसी किसान के ऊपर टैक्स बढ़ाने की बजाय उस किसान की खेती के दायरे को बढ़ा देते हैं, और ऐसे में हमको अपने आप टैक्स ज्यादा मिलने लग जाएगा। क्योंकि जो किसान पहले 10 बीघा की जमीन के ऊपर टैक्स दे रहा था अब वो 20 बीघा की जमीन के ऊपर टैक्स देगा। तो इससे किसान के ऊपर अतिरिक्त बोझ भी नहीं पड़ेगा और सल्तनत को भी ज्यादा रेवेन्यू हासिल होने लग जाएगा। तो ये प्लान, इसमें कोई बुराई थी नहीं प्लान के अंदर, ये बढ़िया प्लान था। सुल्तान ने कहा कि भाई जो भी किसान इस तरह की खेती करना चाहते हैं, एक तो सुल्तान ने एक चीज बहुत अच्छे से याद रखना आप कि जो तुगलक्स का दौर है, खास तौर पे मोहम्मद बिन तुगलक का दौर है, इस दौर में नहरें बहुत बनी भारत के अंदर। इन्होंने खूब नहरें बनवाई, ऐसी बात नहीं है, नहरें भारत में बहुत पुराने समय से भी बनी हुई थी। जो जो हम बोलते हैं ना एंशियंट टाइम, एंशियंट इंडिया की जब हमने बात करी थी, राजपूत पीरियड की बात करी थी या उससे पहले की, तब से नहरें हैं भारत के अंदर। लेकिन सुल्तान ने, अच्छा क्या हुआ था कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी नहरें टूट गई थी, तब वो वर्क नहीं कर रही थी, तो ऐसी बहुत सारी नहरों को रिपेयर करवाया और साथ ही साथ कई नई नहरें भी बनवाई पूरे उत्तर भारत में। आज का नॉर्दर्न इंडिया और आज का जो पाकिस्तान का इलाका है, इन इलाकों में बहुत नहरें बनी। इनफैक्ट जो पाकिस्तान का इलाका है ना आज, ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पर दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा डेंसिटी है नहरों की।
इतनी नहरें पूरी दुनिया में कहीं और नहीं है जितनी की मौजूदा पाकिस्तान के पंजाब वाले इलाके के अंदर है। वहाँ पे इतनी बारिश तो होती ही नहीं, तो वहाँ जितनी भी खेती होती है वो हिमालय से निकल के आने वाली पेरिनियल रिवर्स के मदद से होती है। अब रिवर हर जगह तो हर खेत खेत से होके तो बहती नहीं है, तो नहरें बहुत सारी बनाई थी, जाल बिछा दिया था उत्तर भारत में नहरों का। बहुत सारे किसानों ने लोन्स लिए कि भाई हम बंजर ज़मीनों के ऊपर खेती करेंगे, लेकिन उसके लिए हमको मदद चाहिए, फंड्स चाहिए, तो सरकार ने लोन्स भी दिए थे कि लोन्स इंटरेस्ट के साथ वापस चुकाए भी जाएंगे, तो लोन तो मिल ही जाएगा, मूल भी मिल जाएगा, साथ ही साथ ब्याज की अर्निंग भी हो जाएगी, खेती बाड़ी बढ़ेगी तो रेवेन्यू भी आएगा। तो बहुत उम्मीद के साथ में ये कल्टीवेशन ऑन बैरन लैंड का प्रोग्राम सुल्तान ने शुरू किया था। लेकिन ये जो कल्टीवेशन ऑन बैरन लैंड का प्रोग्राम था ना, ये सुल्तान ने बिल्कुल लास्ट फेज में किया था जाके। बाय दिस टाइम, बाय दिस लास्ट फेज, ये हो चुका था, ये हो चुका था, ये हो चुका था, ये हो चुका था। इन सब के चलते सुल्तान के अगेंस्ट ऑलरेडी बहुत बगावत हो चुकी थी, खजाना बहुत कमजोर पड़ चुका था। सुल्तान बगावतों से डील कर रहा था पूरे एम्पायर के अंदर, इलाके दर इलाके उसके हाथ से निकलते जा रहे थे। ऐसे में जो सुल्तान ने जिन किसानों को लोन दिया था, वो लोन किसानों ने चुकाया नहीं। तो बहुत सारे किसानों को ये बात समझ में आ गई कि सुल्तान जो है वो तो गया, अब वो बचने नहीं वाला है, वो खत्म हो जाएगा, बूढ़ा भी हो गया है, और जिस तरह से उसके अगेंस्ट रिबेलियन हो रहे हैं तो वो रिबेलियन क्रश करने के लिए ही दौड़ता रहेगा, लोन लेने कोई नहीं आने वाला। और ऐसी सूरत में क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत के अंदर करप्शन बहुत बढ़ गया। जो ऑफिसर्स थे वो भी करप्ट हो गए, उन्होंने भी किसानों से पैसा खा लिया और उनको लोन्स वगैरह दे दिए, और बोला ठीक है तुम देख लेना, जब चुकाओ तब चुका देना, ना चुकाओ मत चुकाना। तो ये चीज़ें ये हो गई कि करप्शन भी बहुत बढ़ गया, सुल्तानों ने किसानों ने लोन्स ले लिए बहुत सारे। और इन सारी चीज़ों के चलते मोहम्मद बिन तुगलक के ख़जाने को और ज़्यादा लॉस हुआ, क्योंकि रेबेलियन लगातार उसके अगेंस्ट हो रहे थे, वो रेबेलियंस को क्रश करने के लिए दौड़ा भागा फिर रहा था। तो वो इन लोन्स की रिकवरी के ऊपर फोकस ही नहीं कर पाया। और उस समय तक 1351 आ गया, और जब 1351 का साल आया तो सुल्तान प्रेजेंट डे पाकिस्तान के सिंध के इलाके में एक रिबेलियन को क्रश करने के लिए गया हुआ था। और इसी रिबेलियन को क्रश करने की प्रोसेस में, लड़ाई में नहीं लेकिन बीमार होके सुल्तान की मौत हो गई। सुल्तान की डेथ हो जाती 1351 में, और इसी के साथ में सुल्तान की कहानी का भी एंड हो जाता है, सुल्तान के तुगलकी फरमानों का भी एंड हो जाता है। और दिल्ली सल्तनत की जो ग्लोरी हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में या बलबन वगैरह के ज़माने में, ये ग्लोरी भी ख़त्म हो जाती है। दिल्ली सल्तनत इस दिन के बाद से एक छोटा मोटा तो नहीं कह सकते, लेकिन एक मीडियम साइज्ड किंगडम बन के रह जाता है भारत के अंदर, सिर्फ और सिर्फ एक मीडियम साइज किंगडम बन के रह जाता है, तब तक जब तक कि अकबर नहीं आ जाता है मुगल एम्पायर में और वो एक्सपेंशन नहीं करता है। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के दौर से लेके अकबर के दौर के बीच में दिल्ली की जो पावर थी, वो दिल्ली की पावर बहुत मध्यम हो जाती है, बहुत कमज़ोर पड़ जाती है। और इसका बहुत कुछ ब्लेम दिया जाता है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की इन एक्सेंट्रिक पॉलिसीज़ को। तो सुल्तान की तो डेथ हो गई, लेकिन सुल्तान के बाद में हम देखते हैं कि उसको सक्सीड करता है उसका कजिन, जिसका नाम होता है फिरोज शाह तुगलक, जो 1351 से लेके 1388 तक रूल करता है। अब ये जो फिरोज शाह तुगलक होता है, पहली बार दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कोई बनना नहीं चाह रहा था। दिल्ली सल्तनत का तख्त ऐसा था, एक वक्त हमने देखा था कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते थे कि दिल्ली का सुल्तान बनना है हमको। पहली बार मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ के बाद में इस डूबते हुए जहाज का कैप्टन कोई भी नहीं बनना चाह रहा था। ऐसे में बनाया गया ये जो रूलर था ना, फिरोज शाह तुगलक, ये रूलर बना नहीं था, ये रूलर चूज किया गया था, इसको चुना गया था, इसके टेम्परामेंट के चलते इसको चुना गया था। फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा इंसान था जो एम्बिशियस नहीं था। अच्छा, अब जब सुल्तान की डेथ हो गई तो अब देख ये बात आई सामने कि भाई अब अगला सुल्तान कौन बनेगा। तो सबने हाथ जोड़ लिए कि भैया हमको अब ऐसा सुल्तान नहीं चाहिए जो एम्बिशियस हो, हमें ऐसा सुल्तान नहीं चाहिए जो अलाउद्दीन खिलजी की तरह हो कि भाई मार्केट में रिफॉर्म कर दिए और जिसने वायलेट किया उन रिफॉर्म्स को उसकी बॉडी से मांस काट लिया। हमें ऐसा आदमी भी नहीं चाहिए, और हमको ऐसा आदमी भी नहीं चाहिए
जो कैपिटल ट्रांसफर कर दे और फिर रीट्रांसफर कर दे, कभी टोकन करेंसी इशू कर दे, कभी आर्मी का साइज बढ़ा दे, खुरासान एक्सपीडिशन कर दे, कभी कराचिल की तरफ दौड़ पड़े। हमें अब एक सीधा साधा आदमी चाहिए जो कि जितना बचा है उतना बचा के रख सके। और ऐसा इंसान चुना गया जो एम्बिशियस नहीं था इस बार, और वो इंसान था मोहम्मद बिन तुगलक का एक कजिन, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक का एक बहुत फेवरेट भाई भी था, और उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। अब फिरोज शाह तुगलक को चुना गया रूलर, और फिरोज शाह तुगलक को रूलर चुने जाने में दो तीन कैटेगरीज, दो तीन क्लासेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। एक क्लेरजी क्लास। क्लेरजी क्लास का मतलब होता है, क्लेरजी क्लास का मतलब होता है रिलीजियस हेड्स। दूसरा नोबल मैन। नोबल मैन मतलब आप जानते हैं, दरबारी जो दरबार में बैठते हैं। और तीसरा मिलिट्री। तो ये जो तीन क्लासेस थी, इन तीन क्लासेस ने सुल्तान को यूनानिमसली चुना था। तीनों को लगा था कि ये सही व्यक्ति है जो रूल कर सकता है, क्योंकि ये एम्बिशियस नहीं था, और इसलिए इसको चुना गया था। इसीलिए जब फिरोज शाह तुगलक रूल करना शुरू करता है, तो फिरोज शाह तुगलक रूल करने के लिए सबसे पहले इन तीनों क्लासेस को अपीज करता है। फिरोज शाह तुगलक जो करता है उसको हिंदी में कहा जाता है तुष्टीकरण की राजनीति, इंग्लिश में कहा जाता है पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट, कि भैया तुम खुश रहो और मुझे सरकार के तौर पे बने रहने दो। तो क्लर्जी मैन को अपीज करने के लिए फिरोज शाह तुगलक क्या करता है? सबसे पहले ही रिवाइज्ड ही रिवाइज्ड 23 टैक्सेस ऑफ, या ऑफ ऑफ छोड़ते अपन, 23 टैक्सेस इनटू 4 बेस्ड ऑन शरिया लॉ। तो जो शरिया कानून था, उस शरिया कानून के तहत, यानी कि इस्लामिक लॉ के हिसाब से, ये टैक्सेशन को रिवाइज करता है। मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में 23 तरह के अलग अलग टैक्सेस लिए जाते थे, तो ये 23 टैक्सेस को कम करके 4 पे ले आता है। अब इससे जनता भी खुश होती है, और ये जो क्लर्जी मैन है ना, ये भी खुश होते हैं। ये क्यों क्यों खुश होते हैं? ये इसलिए खुश होते हैं क्योंकि ये 4 टैक्सेस शरिया लॉ के हिसाब से तय किए गए थे। इसमें पहला टैक्स था जजिया, दूसरा टैक्स था ज़कात, तीसरा टैक्स था हम्स, और चौथा टैक्स था हराज। जजिया या जिजिया एक ऐसा टैक्स होता था जो कि नॉन मुस्लिम से लिया जाता था, क्योंकि मैंने बोला ना आपको कि शरिया लॉ के हिसाब से इन्होंने टैक्सेशन को जारी किया था, जो कि इस्लामिक लॉ था। और इस इस्लामिक लॉ के हिसाब से ये नियम था कि अगर सुल्तान मुसलमान है और उसकी रियाया के अंदर बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स रह रहे हैं, तो वो नॉन मुस्लिम्स जो होंगे, सुल्तान की जिम्मेदारी है, यानी कि जिम्मी है। अब ये जो जिम्मी है, ये अपने रिलीजन को फॉलो करें, इसके लिए इन्हें एक टैक्स देना होगा, और ये टैक्स को ही जजिया या जिजिया कहा जाता था। तो जो भी आमदनी होती थी उसका एक छोटा सा हिस्सा ये टैक्स के रूप में लिया जाता था। ये टैक्स दे के सुल्तान ये इंश्योर करता था कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो अपने रिलीजन को उसके एम्पायर के अंदर फॉलो कर सकते। तो ये तो जजिया टैक्स था जो एब्सोल्युटली इस्लामिक लॉ के ऊपर बेस्ड था। दूसरा था ज़कात। ज़कात एक ऐसा टैक्स था जो कि मुसलमानों के ऊपर फ़र्ज किया हुआ था। ये टैक्स ऐसा था जिसमें ये कहा गया था कि हर मुसलमान को, अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक लॉ, हर मुसलमान को अपनी आमदनी का कुछ छोटा सा हिस्सा चैरिटी के लिए देना चाहिए। तो ये चैरिटी टैक्स हुआ करता था जो मुसलमानों के ऊपर कंपलसरी था। तीसरा टैक्स था खम्स। खम्स वॉज द टैक्स ऑन वॉर बूटी। वॉर बूटी के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के दौर में या उससे पहले भी दिल्ली सल्तनत की फोर्सेस जहां पर भी
हमला करती थी, जीत हासिल करती थी, वहाँ पे लूटपाट करती थी, और ये लूटपाट का एक हिस्सा सैनिकों को रखने दिया जाता था और बाकी हिस्सा सल्तनत को दिया जाता था, यानी कि सरकार को दिया जाता था। तो ये जो सरकार को मिलने वाला जो टैक्स था लूट के माल से, उसे खम्स कहा जाता था। और प्रॉपर्टी या जमीन जिसके पास होती थी उससे खराज टैक्स लिया जाता था। तो ये जो चार तरह के टैक्सेस थे, ये चार तरह के टैक्सेस फिरोज शाह तुगलक ने इम्पोज किए थे अपने लोगों के ऊपर। लेकिन लोग खुश थे फिर भी, इसीलिए क्योंकि 23 तरह के टैक्सेस पहले से वो दे रहे थे और जजिया तो दे ही रहे थे। आप ऐसा मत सोचना कि फिरोज शाह तुगलक ने पहली बार भारत के अंदर जजिया को इम्पोज किया था, नहीं, ऐसा नहीं है। भारत की सरजमीन के ऊपर जजिया का पहली बार इम्पोजिशन हुआ था जब मोहम्मद बिन कासिम की विक्ट्री हुई थी सिंध में। जब सिंध में मोहम्मद बिन कासिम ने जीत हासिल करी थी, राजा दाहिर को डिफीट किया था, तब पहली बार भारत की ज़मीन पे जजिया लिया गया था। उसके बाद में जब हम देखते हैं कि गजनवी ने पंजाब के इलाकों को जीत लिया था, तो उसने वहाँ पे भी जजिया लिया था। गौरी ने जब वो इलाके जीत लिए थे तो गौरी ने भी जजिया लिया था। फिर जब दिल्ली सल्तनत का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, जितने भी इलाके में, वहाँ पे भी जजिया लिया जाता था और जजिया लगातार लिया ही जाता रहा था। एक खास बात जो कि इनके जजिया में थी वो ये थी कि ही इम्पोज्ड जजिया ऑन इन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर भी जजिया लगा दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि इतने समय से जो जजिया लग रहा था उस पे ब्राह्मण्स को जजिया नहीं देना होता था। दिल्ली के सुल्तान जानते थे कि जो ब्राह्मण्स हैं वो हिंदुओं के रिलीजियस हेड हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं, और वो इन द नेम ऑफ रिलीजन लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं मुस्लिम रूलर्स के अगेंस्ट। और इसीलिए पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट को फॉलो करते हुए दिल्ली के कोई भी सुल्तान ब्राह्मणों के ऊपर जजिया नहीं लगाता था। और ये बात मुस्लिम क्लर्जीमैन को बिल्कुल पसंद नहीं होती थी। इसीलिए मुस्लिम क्लर्जीमैन को अपीज करने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मण्स के ऊपर भी जजिया को इम्पोज कर दिया, जिससे ब्राह्मण्स बहुत नाराज हुए थे, लेकिन कुछ नहीं हो सकता था। ब्राह्मण्स ने जजिया नहीं दिया। जहां जहां पे भी ब्राह्मण, और सुल्तान ने बोल दिया मैं तो लूंगा। तो फिर यहाँ पे जो क्षत्रिय थे उन क्षत्रियों ने ब्राह्मण्स के बिहाफ पे सुल्तान को उतना जजिया दिया था जितना कि उनके हर लोकल रूलर के इलाके में जो क्षत्रिय जो ब्राह्मण्स होते थे उनके ऊपर लागू होता था, उतना क्षत्रियों ने उनकी तरफ से जजिया दिया था। तो ये जजिया का सेटलमेंट ब्राह्मण्स और फिरोज शाह तुगलक के बीच में हो गया था। इसके अलावा सुल्तान ने क्लर्जीमैन को खुश करने के लिए एक और कदम उठाया था। ही बैंड मुस्लिम विमेन फ्रॉम विजिटिंग द shrines of Sufi saints। ये जो सूफी सेंट्स की दरगाहें वगैरह होती थी, इन पे कुछ मुस्लिम्स विजिट करने जाते थे, बहुत सारे तो नहीं जाते थे। जो ऑर्थोडॉक्स होते थे वो नहीं जाते थे सूफी सेंट्स को विजिट करने के लिए, क्योंकि ओरिजिनल और ऑर्थोडॉक्स इस्लाम के अंदर ये माना गया है कि गॉड, यानी कि अल्लाह और बंदा, इसके बीच में कोई और नहीं होता, यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट। लेकिन जो सूफीज होते थे, बहुत सारे मुस्लिम्स और बहुत सारे हिंदूज इन सूफीज को मीडिएटर की तरह देखते थे गॉड और ह्यूमंस के बीच में, और वो इन सूफीज से ब्लेसिंग्स हासिल करने के लिए उनके पास जाते रहते थे, और इन सूफीज की डेथ के बाद उनकी मज़ारों पे जाते रहते थे। और ये चीज़ भी मुस्लिम क्लर्जीमैन बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। तो फिरोज शाह तुगलक सबको तो नहीं रोक पाता, लेकिन फिर भी वो मुस्लिम विमेन को रोक देता है सूफी सेंट्स की श्राइन पे जाने से, उनको कंप्लीटली बैन कर देता है। तो ये जो स्टेप्स उसने उठाए थे कि शरिया के हिसाब से टैक्सेशन किया, ब्राह्मण्स के ऊपर भी टैक्स को इम्पोज किया, और मुस्लिम विमेन को दरगाहों पे जाने से रोका, ये सारी चीज़ें जो थी इसने क्लेर्जी मैन को जो है
वो क्या कर दिया, क्लर्जीमैन हो गए बहुत ज़्यादा खुश। अब अपीजमेंट की बारी थी नोबलमैन की, यानी कि दरबारियों की अपीजमेंट की बारी थी। तो दरबारियों को अपीज करने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने क्या कहा, ही डिक्लेयर्ड द हेरेडिटरी he declared the hereditary appointment of noblemen in his। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि भाई हेरिडिटरी अपॉइंटमेंट्स, हेरिडिटरी अपॉइंटमेंट्स का मतलब होता है, इन्होंने डिक्लेयर किया कि भाई मेरे दरबार में जितने भी दरबारी हैं वो जिस भी पोजीशन पे हैं, उसके बाद उनका बेटा उस पोजीशन पे आएगा। वो बेटा नहीं है तो दामाद को भेज सकते हैं, दामाद नहीं तो जिसको चाहे वो भेजे। मतलब कि अगर मैं नोबल मैन हूँ फिरोज शाह तुगलक के दरबार में, तो ये मेरी मर्जी होगी कि मेरे बाद मुझे कौन सक्सीड करेगा। मैं नॉमिनेट करूंगा कि मेरे बाद कौन सक्सीड करेगा, मेरा बेटा करेगा या मेरा भाई करेगा या फिर मेरा दामाद करेगा। तो ये राइट दे दिया नोबल मैन को। तो नोबल मैन भी जो थे वो क्या हो गए, खुश हो गए, बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि वाह भाई बहुत अच्छा सुल्तान मिला है हमको। अब बारी थी मिलिट्री की। तो इन्होंने बोला कि भाई मिलिट्री को भी खुश किया जाए, उनको भी तोहफा दिया जाए। तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कहते हैं कि ही क्या करते हैं, ये करते हैं कि ही गेव सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स चॉइस, या चॉइस नहीं, फ्रीडम वर्ड, ऑफिसर्स द फ्रीडम टू टेक लीव्स। फौज के अंदर किसी सोल्जर या ऑफिसर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है छुट्टी। तो इन्होंने फौज को ये कहा कि फौज जो है वो छुट्टी ले सकती है, जितनी चाहे उतनी ले सकती है। और जब वो छुट्टी पे रहेंगे, जितने दिन वो छुट्टी पे रहेंगे उतने दिन वो अपनी जगह अपने बेटे को भेज सकते हैं, बेटा नहीं है तो दामाद को भेज सकते हैं, और दामाद नहीं है तो फिर वो इसको भेज सकते हैं, अपने किसी स्लेव को भेज सकते हैं। और अगर स्लेव भी नहीं है तो फिर वो स्लेव खरीद सकते हैं और स्लेव को खरीद के भेज सकते हैं। क्यों, क्या लड़ाई चल रही तुम्हारी कमेंट में, मैं पढ़ नहीं पाया लेकिन मैंने, मेरा ध्यान गया तो कुछ लड़ाई वड़ाई चल रही। प्लीज कोई लिख के बताओ मुझे क्या लड़ाई चल रही कमेंट में। क्या हो गया, रिलीजन को लेके क्या लड़ाई चल रही, बताओ मुझे। कोई लिख के बताओ मुझे क्या लड़ाई चल रही रिलीजन को लेके। क्या हो गया रिलीजियस मैटर्स को लेके, किसी की कोई शिकायत। नहीं नहीं, आई कैन नॉट इग्नोर एनी वन। क्या हुआ, क्या बात क्या हो गई। चलो ठीक है, अब जो भी बात हो गई, मैं एक चीज़ आपको कहूँगा। सबसे पहली चीज़ तो ये, सबसे पहली बात तो ये है कि जो आप लोग सारे डिफेंस के एस्पायरेंट्स हो, सारे डिफेंस के एस्पायरेंट्स हो, तो एक चीज़ याद रखना कि जो आर्म्ड फोर्सेस होती है, वो आर्म्ड फोर्सेस बहुत हाईली सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो वहाँ पे रिलीजियस बायस्डनेस के लिए कोई जगह नहीं होती, सबसे पहली चीज़ तो ये। तो आपको ये चीज़ इनकलकेट करनी होगी अपने अंदर, अगर आपको आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना, आपका कोई भी रिलीजियस व्यू हो सकता है, लेकिन आप जिस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने जा रहे हैं वो बहुत सेक्युलर होता है।
वहाँ भाई दुनिया में एमएमजी का मतलब होता है मीडियम मशीन गन, लेकिन भारतीय सेना के अंदर एमएमजी का मतलब होता है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा। तो ये चीज़ जो है सेक्युलरिज्म अपने अंदर होना चाहिए अगर अपन आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करना चाह रहे हैं। एसएसबी के अंदर भी ये चीज़ कहीं ना कहीं देखी जाती है। तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि हिस्ट्री जो है ना, देखो सबसे पहले जो है हम वर्तमान नहीं पढ़ रहे, हम हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। डेफिनेटली हमारी हिस्ट्री हमारे प्रेजेंट को बहुत शेप करती है, लेकिन फिर भी इसको हिस्ट्री की तरह ही हम पढ़ें, है ना। एकदम ऑफेंड नहीं हो जाए किसी भी चीज़ से। अब जैसे जजिया लिया फिरोज शाह तुगलक ने, या मुस्लिम रूलर्स ने जजिया लिया हिंदुओं से, तो ऐसा कोई स्टूडेंट होते कहीं को बुरा लग जाती है ये चीज़। डेफिनेटली ये बिल्कुल भी रैशनल नहीं है। ये बात बिल्कुल भी रैशनल नहीं है कि कोई किसी से रिलीजन के मुद्दे पे कोई टैक्स लेता है, तो ये बात रैशनल तो है नहीं। लेकिन अब ये बात हो गई है पुरानी, तो इसको अपन वहीं छोड़ते, हिस्ट्री के तौर पे अपन उसको देखते हैं। तीसरा, कभी कभी एक और चीज़ मैंने नोटिस करी है कि जैसे कि मैं आर्किटेक्चर पढ़ाता हूँ, तो आर्किटेक्चर में भी मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि भाई ये जो हिंदू जैन टेम्पल था ये टूट गया और इसकी जगह एक मॉस्क बन गई। मैंने बताया भी आपको, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई थी आर्किटेक्चर के अंदर भी। भोजशाला का भी मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको। इसके बारे में मैं मेरे स्टूडेंट से एक ही बात बोलता हूँ, ये मुद्दे जो होते हैं ना बड़े कंट्रोवर्शियल होते हैं, लेकिन इसके बारे में मैं एक चीज़ बोलता हूँ, हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना। और ये सभी की जिम्मेदारी है। हमारे देश में बहुत सारे हिंदूज हैं, बहुत सारे मुस्लिम्स भी हैं, और सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सौहार्द को बना के रखना। जो जैसे मंदिर टूटा कोई, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को एक ही चीज़ बोलता हूँ, हिंदुओं को मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि तुम भूल जाओ, तुम छोड़ दो, उसको जाने दो। अगर कोई मंदिर टूटा तो ठीक है, भूल जाओ। और मुस्लिम्स को मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि तुम गर्व मत करो। अगर मंदिर टूटा था, तुम गर्व मत करो उस चीज़ के ऊपर। तुम्हें भी दुख होना चाहिए कि किसी की पूजा की, किसी की रिलीजियस भावना को ठेस पहुंची थी। तो मुस्लिम्स को दुख होना चाहिए और हिंदुओं को बड़ा दिल रखते हुए भुला देना चाहिए। अगर ये चीज़ होगी हमारे बीच में, तो कभी रिलीजियस मैटर्स हमारे बीच में लड़ाई झगड़े की वजह नहीं बनेंगे। ये दोनों तरफ से ये हाथ आगे आएंगे तो ताली बज जाएगी। तो मुस्लिम्स, तुम गर्व मत करो अगर कोई मंदिर टूटा था तो, और हिंदू, तुम बड़ा दिल रखते हुए उसको भुला दो अगर कुछ टूटा था तो। ये थॉट कोशिश करो अपने अंदर इनकलकेट करने की, तो कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से मामला सुलझ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि फिरोज शाह तुगलक साहब ने और क्या किया, और क्या उन्होंने अच्छे काम किए, बुरे काम किए। तो देखते हैं अगला पॉइंट, और ये अगला पॉइंट है, ही established he established a hospital he established a hospital जिसका नाम था दार उल शिफा। ये जो दारुल शिफा था, इस दारुल शिफा के अंदर कम पैसे में, है ना, मतलब कम खर्चे में इलाज हो जाता था। ये दारुल शिफा हॉस्पिटल जो था, ये सरकारी अस्पताल था, है ना। और ये सरकारी अस्पताल जो था, इसमें कोई भी गरीब आके अपना इलाज करवा सकता था। और इलाज करने की पद्धति क्या होती थी, उसको बोलते थे यूनानी। आपने सुना होगा ना यूनानी मेडिसिन। यूनानी का मतलब होता है ग्रीक। तो ये जो यूनानी पद्धति या ग्रीक मेडिसिन होती थी, इस ग्रीक मेडिसिन से इलाज किया जाता था। ठीक है, तो एक इन्होंने हॉस्पिटल इस्टेब्लिश किया था, इनके बारे में फैक्ट बता रहा हूँ, है ना। ही ऑल्सो established he also established दीवान ए खैरात। एक डिपार्टमेंट इन्होंने इस्टेब्लिश किया था, दीवान ए खैरात। दीवान ए खैरात नाम का डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया था। किसके लिए किया था? मैरिज ऑफ मुस्लिम गर्ल्स, पुअर मुस्लिम गर्ल्स। जो गरीब परिवार की मुसलमान लड़कियां होती थी, उनके लिए उचित सुयोग्य वर की तलाश और उनका सामूहिक निकाह पढ़वाने के लिए एक डिपार्टमेंट दीवाने खैरात इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। एक और डिपार्टमेंट इन्होंने इस्टेब्लिश किया था, वो था दीवान ए बंदगान।
दीवाने बंदगान, जो कि स्लेव्स का डिपार्टमेंट था। देखो, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को स्लेव्स रखने का बहुत शौक था, लड़के। सुल्तान ने ऑर्डर्स दिए थे कि जब भी हमारी सेना कहीं पे भी जाए, जब भी हमारी टुकड़ियाँ कहीं पे भी जाए, और उस इलाके पे उसको जहाँ पर भी हैंडसम लड़के दिखाई दें आप लोगों की तरह, तो उनको पकड़ के ले आए और उनको पकड़ के हमारा स्लेव बना दिया जाए। तो इस तरह से वो उनकी टुकड़ियां भारत के अलग अलग हिस्सों में जब जाती है, तो भारत में हैंडसम लड़कों की कोई कमी नहीं है, तो बहुत सारे मिल गए उनको। जहाँ जाते खूबसूरत लड़के मिल जाते तो पकड़ लेते उनको, और पकड़ पकड़ के उनको इस डिपार्टमेंट के अंदर ठूस देते। और इस तरह से ये जो स्लेव्स थे ना, दीवाने बंदगान के जो नंबर ऑफ स्लेव्स थे, ये 2 लाख हो गए। इतनी बड़ी तो फिरोज शाह तुगलक की आर्मी भी नहीं थी, जितने स्लेव्स उसने इकट्ठे कर लिए थे। शौक की बात है। तो अब इन्होंने जो है ये दीवाने बंदगान भी इस्टेब्लिश किया था। और ये जो दीवाने बंदगान था, ये दीवाने बंदगान दिल्ली सल्तनत के इसने बहुत सारे अच्छे काम किए। इसने दिल्ली सल्तनत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे अच्छे काम किए। लेकिन ये एक जो इसका शौक था ना, लड़कों को स्लेव बना के बहुत बड़े नंबर्स में रखने का, ये एक अकेला काम इसके ऊपर भारी पड़ गया। क्योंकि 2 लाख लड़के, अब 2 लाख लड़के जो है, 2 लाख लड़कों का मेंटेनेंस भी तो लगेगा। 2 लाख लड़कों का मेंटेनेंस भी लगेगा, खाना पीना, कपड़े लत्ते, उनकी ग्रूमिंग वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ों की वजह से सल्तनत का खजाना वैसे कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं पाया था फिरोज शाह तुगलक के दौर में भी। और ऊपर से दीवाने बंदगान ने उसको बहुत ज़्यादा लॉस किया था, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। लेकिन 1351 में, 1388 में फिरोज शाह तुगलक की डेथ हो जाती है। और फिरोज शाह तुगलक की डेथ के बाद में फिर जो अगला इंपॉर्टेंट इवेंट होता है भारत के इतिहास में, वो होता है इन्वेजन ऑफ तैमूर, जिसको इंग्लिश में टैमर लेन भी कहा जाता है ना। टैमर लेन, जिसका मतलब होता है तैमूर लंगड़ा। तैमूर जो था वो लंगड़ा था, उसकी एक टांग जो थी वो ठीक से काम नहीं करती थी, तो वो लंगड़ा के चलता था, इसलिए उसको तैमूर लंगड़ा भी कहा जाता था। तैमूर लंगड़ा सेंट्रल एशिया का एक कॉन्करर था। तैमूर लंगड़े का जन्म छोटी मोटी ट्राइब में हुआ था सेंट्रल एशिया की। लेकिन ग्रेजुअली अपन उस चीज़ पे नहीं जाएंगे कि वो किस तरह से राइज होता है मिलिटैरिली। और मिलिटैरिली राइज होने के बाद सेंट्रल एशिया के एक बड़े इलाके को तैमूर जीत चुका होता है। अभी आप जो है लड़ रहे थे ना अभी हिंदू और मुस्लिम्स के नाम पे। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब बाहर का इन्वेडर आता है, जब कोई बाहरी इन्वेडर आता है भारत के ऊपर हमला करने के लिए, तो वो डिस्टिंग्विश नहीं करता, किसी को मारने में वो डिस्टिंग्विश नहीं करता। जब तैमूर ने सेंट्रल एशिया के पूरे बहुत ध्यान से सुनना है इस छोटी सी कहानी को, बहुत ध्यान से सुनना। जब तैमूर ने सेंट्रल एशिया के इलाके को जीत लिया, तो सेंट्रल एशिया के इलाके को जीतने के बाद अब उन्होंने बोला कि भाई अब हम अपने एम्पायर को एक्सपैंड करेंगे किसी ऐसी टेरिटरी में जो कि नॉन मुस्लिम्स की टेरिटरी हो। अभी तक तो हमने जितने भी इलाकों में एक्सपेंशन किया वो मुस्लिम किंगडम्स या मुस्लिम कंट्रीज या मुस्लिम एरियाज ही थे। लेकिन अब हम चाहते हैं, तैमूर ने कहा कि अब मैं चाहता हूँ कि किसी नॉन मुस्लिम टेरिटरी के अंदर कॉन्क्वेस्ट किया जाए। तो इनके सामने दो चॉइस थी, एक चाइना की चॉइस थी और दूसरी चॉइस थी इनके पास में इंडिया की। तो इनके जितने भी कमांडर्स थे और सोल्जर्स थे, खास हम खास, उन सभी ने इनको ये सुझाव दिया कि हमें चाइना चलना चाहिए, लेट्स गो टू चाइना। क्योंकि इंडिया में तो बहुत सारे मुस्लिम्स हो गए हैं, वहाँ पर तो दिल्ली सल्तनत है जो कि जिसके हुक्मरान मुसलमान ही हैं। तो इंडिया तो पूरी तरह से नॉन मुस्लिम लैंड है नहीं, वहाँ तो हमको बहुत सारे मुसलमान मिलेंगे। तो हमको अगर नॉन मुस्लिम लैंड में ही जाना है तो हमको चाइना चलना चाहिए। लेकिन तैमूर चालाक था। तैमूर ने ये जो कार्ड खेला था कि नॉन मुस्लिम लैंड को कॉन्कर करना है, ये कार्ड सिर्फ और सिर्फ अपनी आर्मी को मोटिवेट करने के लिए खेला था। एक्चुअली उसने पहले ही तय कर लिया था कि भारत पे ही हमला करना है। और जब उसको ये सुझाव दिया गया कि चाइना पे हमला करो क्योंकि वहाँ इस्लाम अभी तक नहीं फैला है, तो उसने मना कर दिया। उसने बोला नहीं 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 नहीं, चाइना पे हमला नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि चाइना, उसने बोला चाइना बहुत दूर है यार, चाइना बहुत दूर है। चाइना के बारे में हमको ठीक से जानकारी भी हासिल नहीं है कि वहाँ पे किस तरह की चीज़ें होती हैं, वहाँ की फ़ौज कैसी है, वहाँ के लोग कैसे, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। रास्ता भी बहुत लंबा है, बहुत ही मुश्किल है, दुर्गम है। तो हम इंडिया के ऊपर ही हमला करेंगे। तो उसके कुछ कमांडर्स ने उससे कहा कि लेकिन हुजूर आपने तो अभी कहा
कि ऐसे इलाकों पे हमला करना है जहाँ मुसलमान ना हो, हिंदुस्तान में तो बहुत सारे मुसलमान हैं। उसने बोला नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, भारत के मुसलमानों को हम मुसलमान मानते ही नहीं है। तो वो हिंदुओं के साथ रह के, भारत में रह के भारत की तरह रहते हैं, तो उनको मारने से भी उतना ही सवाब मिलेगा जितना कि किसी काफिर को मारने से मिलता है। इसीलिए संकोच मत करो और भारत की तरफ चलो। अब देखिए, ये इन्वेडर इस रिलीजन के नाम पे हमला कर रहा है, लेकिन जब उसके सामने पॉइंट खड़ा किया गया कि आपके रिलीजन के बहुत सारे लोग वहां पे रहते हैं, तो उसने अपनी सहूलियत के लिए उसने बोला वो लोग इरिलीजियस हैं और हम तो उनको मारेंगे, हम तो लड़ेंगे उनसे। और सारे रैशनल लॉजिक्स को दरकिनार करते हुए उसने भारत के ऊपर हमला किया। भारत की दिल्ली की सल्तनत कमजोर पड़ चुकी थी, वो जानता था। भारत का रास्ता आसान था, वो जानता था। और भारत की लैंग्वेज को जानता था, भारत के कल्चर को जानता था। वो जानता था कि भारत में सक्सेस मिल जाएगी और बहुत वेल्थ मिलेगी। इसीलिए उसने रिलीजन का कार्ड खेला भी, और अपनी सहूलियत के हिसाब से खेला। भारत के ऊपर हमला किया, लड़ाई हुई छोटी मोटी। उस लड़ाई के अंदर तैमूर की जीत हुई, दिल्ली सल्तनत की फौज की टुकड़ियों ने थोड़ा बहुत मुकाबला करने की कोशिश करी, हार गए। उसके बाद तैमूर आगे बढ़ता है और दिल्ली को सैक करता है। जो आज जो शहर है दिल्ली, इस दिल्ली शहर को वो बुरी तरह से लूटता है। और जब तैमूर ने दिल्ली के शहर को लूटा था, तो तैमूर ने इस बात को लेके कोई डिस्टिंग्विशिंग नहीं करी थी कि वो हिंदू को लूट रहा है या मुसलमान को लूट रहा है। उसको वेल्थ चाहिए थी। अगर उसके सोल्जर्स को लगता था कि इस घर में बहुत वेल्थ है, तो फिर वो ये देखते नहीं थे कि वो घर मुसलमान का है या वो हिंदू का है। तो इस बात को जो है ना, ये जो इतिहास सबक लेने के लिए होता है। तैमूर के इस हमले से क्या सबक मिलता है? एज इंडियंस हमको क्या सबक मिलता है? एज इंडियंस हमको ये सबक मिलता है कि हम आपस में भले ही कुछ एक दूसरे को लेके भेदभाव कर सकते हैं, लेकिन जब कोई हमलावर आता है, तो उस हमलावर के लिए हम सिर्फ नोटों की गड्डी होते हैं। उस हमलावर के लिए हम सिर्फ रिसोर्स होते हैं, कोई प्रॉपर्टी होते हैं जिसको वो ले जाना चाहता है। फिर वो ये देखता नहीं कि वो प्रॉपर्टी मुसलमान के नाम से है, वो रिसोर्स मुसलमान के नाम से है या हिंदू के नाम से है, वो तो ले जाएगा जहां उसको रिसोर्स मिलेगी। वो हमलावर है, वो लुटेरा है। तो यही तैमूर ने उस वक्त किया, दिल्ली को लूटा। दिल्ली को लूट के यमुना को पार करके आज के वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के इलाकों में गया, जहाँ की ट्राइब्स ने, जहाँ की जो लोकल्स थे, विलेजर्स थे, उन लोगों ने मिल के मुकाबला किया। वहाँ के जितने भी जाट्स और गुर्जर्स थे, उन्होंने कोएलिशंस बना के बड़ा मुकाबला किया तैमूर के साथ में, और उसको बहुत नुकसान भी पहुंचाया, जिसकी वजह से तैमूर को वापस उत्तर की तरफ मुड़ना पड़ा। और उत्तर की तरफ मुड़ के वापस चला गया वो सेंट्रल एशिया के लिए, फिर दोबारा कभी भारत में आया नहीं वो। जबकि भारत में वो एक एम्पायर, एक किंगडम इस्टेब्लिश कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हाँ, इंडिया के जो इलाके उसने जीते थे, उत्तर भारत के जो इलाके उसने जीते थे, उत्तर भारत के इलाके जीतने के बाद में उत्तर भारत के इलाके जीतने के बाद में उसने क्या किया, उन इलाकों की गवर्नरशिप अपने एक कमांडर को दे दी। वो कमांडर भी इंडियन था, जिसने तैमूर का साथ दिया था दिल्ली सल्तनत के ऊपर हमला करने में। उसका नाम था खिज्र खान। तो उसने क्या किया, खिज्र खान को कमांडर बना दिया और खिज्र खान गवर्नर बन गया तैमूर का। अब आप ये सोचिए कि तैमूर का हमला हुआ था 1398 एडी में, है ना? और सैयद डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट होता है 1414 एडी में। तो ये जो 1398 एडी से लेके 1414 एडी के बीच का जो वक्त था, 16 साल का वक्त था। ये 16 साल के लिए दिल्ली सल्तनत खत्म, दिल्ली सल्तनत का एंड हो गया था। देर वॉज नो दिल्ली सल्तनत, कोई डायनेस्टी नहीं बची हुई थी। तैमूर ने सब उजाड़ दिया था। तैमूर तो मुसलमान था ना, लेकिन उसने क्या किया, मुसलमानों की एक सल्तनत को उजाड़ दिया। तो इस चीज को ध्यान रखो कि हम इंडियंस हैं, हम सबसे पहले इंडियंस हैं, उसके बाद फिर हम हिंदू है या मुसलमान है। क्योंकि जब कोई बाहरी हमलावर आएगा ना, तो उसके लिए आप इंडियन हो, उसके लिए आप मुसलमान या हिंदू नहीं हो, उसके लिए आप एक रिसोर्स हो। ये बहुत अच्छे से याद रखना मेरी बात, मेरा मैसेज। तो ये 1398 के अंदर इसका ये हमला हुआ, दिल्ली और आसपास के टाउन्स को बुरी तरह सैक किया गया। दिल्ली सल्तनत का एंड हो गया कुछ वक्त के लिए। लेकिन वो तो क्या होता है कि तैमूर की डेथ हो जाती है, और तैमूर की डेथ के बाद में उसका जो बेटा होता है शाहरुख, वो इफेक्टिव रूलर साबित नहीं हो पाता है। तो फिर 1414 में
1414 में एक नई डायनेस्टी इस्टेब्लिश हो जाती है, जिसको सैयद डायनेस्टी कहा जाता है। लेकिन ये बहुत लंबी नहीं चलती है, ये इतने सालों तक चलती, मतलब कि देख लीजिए, आप गिनती कर लीजिए, मेरा मैथ्स में हमेशा ही कहता हूँ कि वीक है बहुत, तो ये जितने भी साल चली, ये बहुत कमज़ोर डायनेस्टी थी। और इसीलिए इस डायनेस्टी के बारे में मैं कुछ भी नहीं आपको बताऊंगा, क्योंकि जितनी भी मुझे लगता है कि कुछ भी अननेसेसरी है तो वो हम स्किप कर देते हैं। तो सैयद डायनेस्टी का इतना ध्यान रख लो कि भाई दिल्ली सल्तनत के अंदर 1414 से लेके 1451 के बीच में एक डायनेस्टी बनी थी, जो बड़ी वीक डायनेस्टी थी, जिसका कोई पॉलिटिकल अचीवमेंट नहीं था, जिसके दौर में दिल्ली एक बहुत रीजनल पावर बन के रह गई थी। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो गया था दिल्ली सल्तनत का। इधर बंगाल की एक अलग सल्तनत कायम हो गई थी, प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश के अंदर शर्की सल्तनत कायम हो गई थी, गुजरात की सल्तनत अलग कायम हो गई थी, वेस्टर्न मध्य प्रदेश में मालवा की सल्तनत कायम हो गई थी, डेक्कन में बहमनी सल्तनत कायम हो गई थी, और बाकी का जो उत्तर पश्चिमी इलाका था, जो आज का राजस्थान का इलाका है, वहाँ पे राजपूत पावर बहुत स्ट्रांग हो गई थी। तो ये जो दौर है ना, 1414 से लेके 1451 के बीच का, ये दिल्ली सल्तनत का अल्टीमेट डिक्लाइन का दौर है। इतना बुरा दौर दिल्ली सल्तनत ने कभी भी नहीं देखा था, जो कि सैयद के दौर में देखा था। ठीक है, तो अब ये जो भी सैयद डायनेस्टी का एंड होता है वो हो जाता है। फिर उसके बाद शुरुआत होती है लोधी डायनेस्टी की, जो 1451 से लेके 1526 के बीच में रूल करती है। अब इसका जो पहला रूलर होता है वो होता है बहलोल खान लोधी। इस डायनेस्टी के बारे में एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो इसको थोड़ा आउटस्टैंडिंग बनाती है बाकी दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टी से, और वो बात है कि ये कंप्लीटली अफगान डायनेस्टी थी। दिल्ली सल्तनत में जो तीन डायनेस्टीज इस्टेब्लिश होती है, तीन डायनेस्टीज नहीं, तीन तरह की डायनेस्टीज इस्टेब्लिश होती है। पहली जो डायनेस्टी इस्टेब्लिश होती है, जिसको हम कहते हैं स्लेव डायनेस्टी, ये स्लेव डायनेस्टी प्योरली टर्किश डायनेस्टी हुआ करती थी। स्लेव डायनेस्टी कैसी होती थी? प्योरली टर्किश डायनेस्टी, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके बाद में इल्तुतमिश और बलबन, ये तीनों ही का जन्म सेंट्रल एशिया में हुआ था। तो ये प्योरली टर्क्स थे। ठीक है, फिर उसके बाद में खिलजी आते हैं, फिर उसके बाद में तुगलक्स आते हैं और सैयद आते हैं। ये जो तीनों डायनेस्टी थी, ये तुर्कों और अफगानों का मिक्सचर थी, इसलिए इनको टर्को अफगान कहा जाता था। और जो आखिरी डायनेस्टी ये आती है दिल्ली सल्तनत की, लोधी डायनेस्टी, ये लोग प्योरली पश्तून थे, यानी कि प्योरली अफगान थे, इनमें तुर्कों के खून की मिलावट नहीं थी। तो ये प्योरली क्या थे? अफगान डायनेस्टी हुआ करती थी। तो ये एक अलग बात है इस डायनेस्टी की, क्योंकि बाकी डायनेस्टी या तो टर्क्स थी या टर्को अफगान थी, ये क्या थी? ये प्योरली अफगान डायनेस्टी थी। पहला रूलर इसका बहलोल खान लोधी होता है, जो 1451 से लेके 1489 तक रूल करता है। 1451 से लेके 1489 के बीच में रूल करता है। और ये इसका ऐसा अगेन कोई कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं था, बस वो जो प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश की जो शर्की डायनेस्टी थी ना, उस शर्की डायनेस्टी को एंड कर लिया था इसने, और दिल्ली सल्तनत को पंजाब से लेके दोआब के इलाके तक फैला दिया था, बस। इसके अलावा इसके बारे में कुछ विशेष नहीं है जो याद रखने लायक है। दूसरा था सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी जो 1489 से लेके 1517 तक रूल करता है ना। अब ये क्या क्या करता है, इसके अचीवमेंट्स देख लेते हैं अपन। वैसे अगेन इसके कोई खास अचीवमेंट नहीं थे, दो चार जो चीज़ें हैं इससे रिलेटेड वो अपन बात कर लेते हैं। एक तो ये पोएट था, ही वॉज अ पोएट विद द पेन नेम गुलरुखी। शायर शायरी करते ना, तो अपना पेन नेम यूज़ करते। वो पेन नेम जो होता है उनका ओरिजिनल नेम नहीं होता है, पर उस नाम से वो शायरी करते, तो पेन नेम बोलते। तो ये साहब भी शायरी करते थे गुलरुखी के नाम से। इसके अलावा इन्होंने एक और चीज़ करी थी, ही इंट्रोड्यूस्ड गज़ ए सिकंदरी, अ यूनिट
टू मेजर लैंड। जो ज़मीनें होती थी ना, ज़मीनों का मेजरमेंट बहुत अलग अलग होता था। अभी भी आप आओगे देखोगे गांव में कि भाई किसी इलाके में बीघा का साइज़ थोड़ा अलग होता है, दूसरे इलाके में कुछ उससे अलग होता है। तो वो डिस्पैरिटी को ख़त्म करने के लिए इसने ज़मीनों के मेजरमेंट के लिए एक यूनिट इंट्रोड्यूस करी थी, जो गज़ ए सिकंदरी के नाम से जानी जाती थी। और तीसरी चीज़ है, ही मेड टू अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स अगेंस्ट मान सिंह तोमर, अगेंस्ट राजा मान सिंह। राजा मान सिंह तोमर ऑफ ग्वालियर। जो आज मध्य प्रदेश के नॉर्थ में जो ग्वालियर नाम की जगह है, वहाँ पर एक राज्य हुआ करता था, जो तोमरों का एक डायनेस्टी हुआ करता था। वहाँ पे मान सिंह तोमर नाम के रूलर रूल किया करते थे। अभी भी आप कभी ग्वालियर घूमने जाओगे तो उनका एक पैलेस, एक सॉरी फोर्ट आपको देखने को मिला। बड़ा खूबसूरत सा फोर्ट है वो। तो ये जो फोर्ट था और ये जो इलाका था, और राजा मान सिंह तोमर की एक रानी थी मृगनयनी, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। इस सब को हासिल करने के लिए सिकंदर लोदी ने ग्वालियर के ऊपर दो अटैक किए थे, और ये दोनों ही अटैक अनसक्सेसफुल रहे थे। बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज हुई थी सिकंदर लोधी को। और इस सब के लिए उसने क्या किया था, कि ट्रांसफर्ड कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। एक तो आगरा टाउन इसने बसाया था, और आगरा टाउन बसाने के साथ ही आगरा की तरफ पूरा अपना दरबार का, प्रशासन का मूवमेंट कर दिया था। देखो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एक बार और दिखाई दे रही है हमको, लेकिन इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, क्योंकि इन्होंने सिर्फ प्रशासनिक ट्रांसफ़र किया था, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र किया था। तो इन्होंने आगरा आने की वजह ये थी क्योंकि आगरा से दिल्ली बहुत नज़दीक है, और क्योंकि आगरा से दिल्ली बहुत नज़दीक, सॉरी आगरा से ग्वालियर बहुत नज़दीक है। गणेश बोल रहे कि मैं ग्वालियर से ही हूँ। बहुत बढ़िया गणेश। तो आपको तो पता ही होगा कि ग्वालियर से आगरा बहुत ही नज़दीक है। ज़रा बताओ गणेश लिख के, कितनी दूर है ग्वालियर से आगरा? तो ये ऑब्जेक्टिव ये था कि आगरा से ग्वालियर जल्दी हमला हो जाएगा, तो शायद हम ग्वालियर जीत जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है सिकंदर लोदी के बारे में याद रखी जाएंगी। और फिर इनकी डेथ हो जाती है 1517 में। और 1517 में इनकी डेथ के बाद इनको सक्सीड करता है इनका बेटा, जो कि लोदी डायनेस्टी का आखिरी रूलर होता है, जिसका नाम होता है इब्राहिम। इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी 1517 से लेके 1526 तक रूल करता है। ज़्यादा लंबा रूल नहीं कर पाता। इब्राहिम लोदी जो था ना, एक सन की इंसान था, बड़ा गुस्से वाला इंसान था। और इब्राहिम लोदी जो था, वो बिल्कुल उन्हीं लोगों को अपने साथ रखता था जो उसके चापलूस होते थे। दरअसल एक बात थी कि ये लोग जो थे अफगान थे। मैंने आपको बताया, ये लोग तुर्क नहीं थे, ये लोग अफगान थे। और ये जो अफगान होते थे ना, ये कबीलों में रहते थे। और इनकी एक रिवायत होती थी कि भाई जो कुछ भी हासिल होगा कबीले में सबको बटेगा। अब होता हुआ ये कि जब इनको एम्पायर मिला बहलोल खान लोदी को, तो इनके कबीले के दूसरे सरदारों को ऐसा लगा कि भाई हमको भी इसके हिस्से मिलेंगे एम्पायर के, क्योंकि कबायली परंपरा यही थी। पर बहलोल ने उनको हिस्से नहीं दिए सल्तनत के। उसकी जगह बहलोल ने उनको ऊंचे पोजीशंस दी, रैंक्स दी, गिफ्ट्स दिए, लैंड ग्रांट्स भी दे दी, लेकिन उनको एम्पायर डिवाइड नहीं किया उनके बीच में। बट फिर भी काम चल गया। उसके जो कबीले के दूसरे लोग थे, उसके जो रिश्तेदार थे पैटर्नल फैमिली के, वो लोग खुश हो गए कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, एम्पायर नहीं हमें बांटा, कोई बात नहीं, पर हमको इज्जत दी, हमको पैसा दिया, हमको ऊंचे ओहदे दिए। सिकंदर लोदी ने भी इस ट्रेडिशन को आगे बढ़ाया। लेकिन जब इब्राहिम आया, तो इब्राहिम को ये ट्रेडिशन खराब लगता था। इब्राहिम कहता था कि जस्ट बिकॉज कि वो मेरे रिलेटिव है, वो मेरे ब्लड रिलेटिव हैं, इसका मतलब मैं उनको गिफ्ट दे दूं, उनको पैसा दे दूं, उनको ऊंचे ओहदे दे दूं? नहीं, मुझे नहीं देना।
मैं उन्हें दूंगा ऊंचे ओहदे, गिफ्ट, पैसा, जो मेरे लिए ज़्यादा फेवरेबल होंगे, जो मेरी बात मानेंगे, जो मेरे हिसाब से चलेंगे। और इसीलिए सॉरी, इसीलिए इब्राहिम लोदी ने क्या किया? इब्राहिम लोधी ने अपने सारे रिलेटिव्स जो उससे हक मांग रहे थे, अपना ओहदे मांग रहे थे, पैसा मांग रहे थे, जमीन मांग रहे थे, उन सबको पनिश करना शुरू किया। और इसी प्रोसेस में उसने बहुत सारों को पनिश कर दिया, कईयों को तो मार भी डाला। इसके चलते उसके अपने ही लोग उसके अगेंस्ट खड़े हो गए। और इसमें सबसे बड़ा नाम था उसका चाचा, दौलत खान लोधी। दौलत खान, हिज अंकल, raised rebellion against him. रेज्ड अ रेबेलियन अगेंस्ट हिम, इसके अगेंस्ट रेबेलियन कर दिया। पंजाब का गवर्नर था दौलत खान लोधी, लाहौर उसकी कैपिटल हुआ करती थी, उसने अपने भतीजे के अगेंस्ट ही रेबेलियन कर दिया। एंड ही इनवाइटेड मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर टू इन्वेड दिल्ली। इसने अपने ही भतीजे को खत्म करने के लिए सेंट्रल एशियन इन्वेडर मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर को इनवाइट किया कि आप आओ और मेरे रास्ते के इस कांटे को खत्म करो। दौलत खान को ऐसा लगता था कि मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर, जिसके बारे में अपन मुगल्स का जब चैप्टर शुरू होगा तब इनका इंट्रोडक्शन भी हम कर लेंगे, लेकिन अभी इसको आगे बढ़ाने के लिए मैं इतना बता दूं कि मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर सेंट्रल एशिया में एक बड़ा एम्पायर कायम करना चाहता था, जिसके लिए उसको पैसे चाहिए थे। और वो उसको उसको लगता था कि भारत को लूट के वो पैसा हासिल किया जा सकता है। पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी को जब बाबर के इस इंटेंशन का पता चला, तो उसने सोचा कि अगर मैं बाबर को दिल्ली लूटने के लिए रास्ता दे दूं, मदद दे दूं, तो दिल्ली लूटने की प्रोसेस में वो इब्राहिम को ख़त्म कर देगा, दिल्ली लूट लेगा जितना उसे लूटना होगा, और लूट पाट करके वापस चला जाएगा। तो फिर मेरे रास्ते का कांटा, मेरा भतीजा जो मेरा खून का प्यासा हो गया है, वो मेरे रास्ते से हट जाएगा। और इसीलिए मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर को उसने इनवाइट किया दिल्ली को इन्वेड करने के लिए। और इसी प्रोसेस में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ा जाता है 1526 में, जिसमें इब्राहिम वॉज डिफीटेड एंड किल्ड। अगेन जब मुगल पीरियड शुरू होगा ना, तब वापस इस बैटल को देखेंगे अपन कि इस बैटल में एक्चुअली हुआ क्या था, बाबर की स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स क्या थी, उसने किस तरह के वेपन्स को यूज़ किया था, वो अपन उसमें देखेंगे। लेकिन अभी अपने को लोधी डायनेस्टी आज ख़त्म करना है, तो उसी हिसाब से मैं चल रहा हूँ। तो इसी के साथ में इब्राहिम वॉज डिफीटेड एंड किल्ड, और लोधी डायनेस्टी का एंड होता है, और मुगल एम्पायर या मुगल डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है दिल्ली और आगरा के अंदर। और इसी के साथ में पॉलिटिकल हिस्ट्री दिल्ली सल्तनत की ख़त्म हो जाती है। लेकिन दिल्ली सल्तनत की पॉलिटिकल हिस्ट्री के साथ साथ दिल्ली सल्तनत की बहुत सारी कल्चरल हिस्ट्री भी है। लेकिन अब आज क्या है कि समय हो गया है, और समय हो गया है तो आज कल्चरल हिस्ट्री अपन शुरू नहीं करेंगे। आज दिल्ली सल्तनत का पूरा एंड हो गया, पॉलिटिकल हिस्ट्री एंड हो गई। कल या अगले लेक्चर में कल्चरल हिस्ट्री से आगे बढ़ते हुए मुगल एम्पायर की तरफ अपन जाएंगे, नहीं मुगल एम्पायर की तरफ नहीं जाएंगे, कल्चरल हिस्ट्री से आगे बढ़ते हुए विजयनगर एम्पायर के बारे में अगले चैप्टर में अपन डिस्कस करेंगे, जो कि एक ग्लोरियस एम्पायर था भारत के अंदर, दक्षिणी इलाके के अंदर। और उसके बाद में फिर मुगल हिस्ट्री की तरफ अपन आएंगे। आज के लिए इतना ही करेंगे अपन। टाइम अप हो गया है। जो हमारे टाइम कीपर्स हैं वो बिल्कुल तैयार हो जाएं, लिखना शुरू करें, टाइम अप सर, टाइम अप, टाइम अप। ठीक है, मेरे को पता चल गया आज टाइम अप हो गया है। थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ लड़ाई ना करें आपस में। जय हिंद।